हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अमर है बहुत एक हाई होंगे। चलिए बिना देरी किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 सन की। एक लड़का मंडप में बैठा हुआ था। 6 फुट 5 इंच हाइट, कसी हुई बॉडी और चेहरे की बनावट में कोई ढूंढते से भी कोई गलती ना निकाल पाए। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। गोरा रंग, काली गहरी आंखें जिसमें इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। उसके चारों तरफ का ऑरा भी बहुत ही डरावना था। चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर था और आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, केवल गुस्से के सिवा। और वह लगातार अपनी जलती हुई निगाहों से सामने बैठे एक शख्स को घूर रहा था, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष की होगी। दरअसल ये लड़का जो गुस्से में बैठा हुआ है, वह एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून अनिरुद्ध रॉय है, जिसने न केवल एशिया में ही बल्कि पूरे विश्व में अपने बिजनेस को अपनी काबिलियत के दम पर एस्टेब्लिश किया था। हालांकि वह पहले से ही एक रिच और रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। दरअसल अनिरुद्ध राजस्थान के जैसलमेर के राजघराने से बिलोंग करता था। उसके दादा पर दादा पहले राजस्थान के जैसलमेर पर राज किया करते थे। उनकी हुकूमत हर जगह चला करती थी और उसका असर आज भी देखा जा सकता था। आज भी अनिरुद्ध और उसकी फैमिली में आज भी राजाओं की तरह ठाट बाट थे। और अनिरुद्ध का गुरूर भी किसी राजा से काम नहीं था। उसे पुराने जमाने का एक मगरूर राजा कहा जा सकता था, जो अपने नाम, शोहरत और पैसों इतना ज्यादा अंधे हो जाते थे कि इसके अलावा उन्हें फिर कोई इंसान दिखाई नहीं देता है। अनिरुद्ध भी कुछ हद तक वैसा ही था। हालांकि समय के साथ अब सब कुछ बदल चुका था। अनिरुद्ध के पूर्वज बहुत पहले ही राजस्थान को छोड़कर ऋषिकेश यानी उत्तराखंड आ चुके थे। वजह अभी भी कुछ साफ नहीं थी कि क्यों एक राज परिवार इतनी जल्दबाजी में अपने राजपाट को छोड़कर एक दूसरे राज्य में चला जाता है, जबकि एक राजा के लिए उसका राज्य और उसकी प्रजा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उससे भी कहीं ज्यादा उसके लिए जरूरी होता है एक राजा का पद। एक राजा कभी भी अपनी सत्ता यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि राजा का पद केवल एक राजगद्दी की शोभा बढ़ाने वाला कोई कार्य नहीं था, बल्कि इससे उन लोगों का आत्मसम्मान और उनकी गरिमा भी जुड़ी होती है और जुड़ा होता है उनके बच्चों का भविष्य भी। एक राजा के आने वाले बच्चे उनके उत्तराधिकारी बनते थे, पर अगर एक राजा अपने राज्य को छोड़कर चला जाए तो फिर आगे आने वाले समय भी उसे राजा के बच्चे उसे राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे, और अगर हाँ तो क्या प्रजा उसे उत्तराधिकारी को अपना राजा मानेगी या फिर एक धोखेबाज के रूप में दिखेगी, क्योंकि उसके पूर्व राजा ने उन्हें अकेला छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया था। अनिरुद्ध के पूर्वज ये बात बहुत अच्छे से जानते हुए भी न जाने क्यों अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का फैसला लिया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी प्रचलित कहानी थी, और वह प्रचलित कहानी क्या है, वह कहानी के साथ आगे आपको पता चलती जाएगी। अनिरुद्ध के रॉयल फैमिली से होने के कारण उसके पास यह एडवांटेज था कि वह शुरू से ही एक रिच पर्सन था, लेकिन उसकी फैमिली इंडिया की रिचेस्ट फैमिली थी। पर जब से अनिरुद्ध ने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला था, उसने न केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में अपनी कंपनी की फैलाया और दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गया। हर साल बिजनेस फॉक्स लिस्ट में उसका नाम और उसकी तस्वीर छपती थी। बेस्ट बिजनेसमैन के तौर पर अनिरुद्ध एक नंबर का जिद्दी, अड़ियल और गुस्सैल टाइप का लड़का था। उसके लिए इंसानों की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वैल्यू थी तो केवल उसकी नाम और स्टेटस की। वह इंसानों को उसके स्टेटस और पैसों से जज करता था। उसे अपने पैसे और पावर का बहुत घमंड था। कभी कभी उसके अनरियलिस्टिक फैसलों के वजह से लोग उसके पीठ पीछे उसे सनकी भी कहते थे, लेकिन उसके सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक और निर्दयी इंसान था। वह अपने खिलाफ बोलने वालों को कभी भी नहीं छोड़ता था, उसे किसी न किसी तरीके से बर्बाद कर देता था। वहीं कहानी के दूसरी तरफ ऋषिकेश के घने जंगल से होती है। पूरा जंगल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही आ पाती होगी। जंगल के चारों तरफ सिर्फ जानवरों चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिससे पूरा जंगल का माहौल डरावना लग रहा था। देखने से लगता था कि यहाँ शायद ही कभी कोई आता होगा। उसी सुनसान इलाके में जहाँ दूर दूर तक केवल पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे, न ही वहाँ कोई इंसान था और न ही कोई घर बने हुए थे। उसी जंगलों के बीचों बीच एक विला बना हुआ था। कहने के लिए तो वह एक विला ही था, लेकिन इसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। चारों तरफ से दीवारें हल्की टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से ही उसमें किसी तरह की मरम्मत ना की गई हो। वह दिखने से काफी पुराना लग रहा था। सामने कुछ फर्नीचर भी पड़े हुए थे जो कि दिखने में काफी साफ लग रहे थे। अंदर जाने पर महल के अंदर का एरिया काफी साफ सुथरा था। हालांकि वह पुराना ही लग रहा था, लेकिन उसकी हालत बाहर से कहीं ज्यादा ठीक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई रह रहा हो। वह उसी विला के एक कमरे में जहां डिम लाइट जल रही थी।
कमरे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। दीवारें रूखी जहां तहां से पेंट निकल रही थी और लाइट डिम होने के कारण माहौल थोड़ा डरावना भी लग रहा था। उसी माहौल में एक लड़की कंप्यूटर के सामने बैठी हुई कुछ कर रही थी। उसके फेस पर कंप्यूटर की डिम लाइट पड़ रही थी, जिससे उसका गोरा चेहरा चमक रहा था। उसकी झील जैसी नीली आंखें किसी समुंदर की तरह लग रही थी। वह पूरे फोकस के साथ कंप्यूटर में अपने हाथों की उंगलियों को चला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी उंगलियां उस कंप्यूटर कीबोर्ड पर डांस कर रही हो। वह बहुत ही तेजी से न जाने क्या टाइप किया जा रही थी। तभी उस लड़की के कमरे का दरवाजा लॉक होता है और बाहर से किसी लड़की की आवाज आती है, अमृता, तुम्हारी शादी का जोड़ा मैं यही बाहर गेट पर रख रही हूँ। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, रॉय फैमिली का कई बार फोन आ चुका है। तुम अब पीछे नहीं हट सकती क्योंकि तुमने ही यह रास्ता अपने लिए चुना है, इसलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें अब तैयार होना ही होगा। इतना कहकर वह लड़की बाहर चली जाती है। इधर कमरे से अभी तक एक भी हलचल नहीं हुई थी, ना ही उस लड़की ने कुछ भी जवाब दिया था। बस वह लगातार कंप्यूटर पर अपनी उंगलियों को चलाए जा रही थी पूरे फोकस के साथ। कुछ ही देर में उस कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की का काम खत्म हो गया है और तब वह लड़की धीरे कदमों से उठती है और फिर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेती हूँ और फिर धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर शादी के जोड़े को लेकर फिर से दरवाजे को बंद कर देती है। चटू जबरदस्ती की शादी। CH2 जबरदस्ती की शादी। अब इसके पीछे की क्या वजह है, ये कहानी में आगे पता चलेगा। तब तक के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अमृता एक हिडन लड़की है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, उसकी बहन ने भी नहीं। वह जब भी कभी अपने कमरे से का दरवाजा खोलती है तो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगा कर रखती है। और अभी जिस लड़की ने अमृता को आवाज लगाई थी और उसे शादी का जोड़ा दिया था, वह लड़की अमृता की बड़ी बहन मान्या है, जो कि उसे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहने आई थी। दूसरी तरफ शादी के मंडप में अनिरुद्ध इस वक्त अपने सामने बैठे व्यक्ति को बुरी तरीके से घूर रहा था। उसके चेहरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। उसका तो मन कर रहा था इसी वक्त इस मंडप से उठ जाए और तुरंत ही यहां से बाहर चला जाए, पर फिलहाल पर बहुत ज्यादा मजबूर था, इसलिए वह इस मंडप से उठ नहीं पा रहा था और उसकी मजबूरी का रीजन सामने बैठा हुआ इंसान था। अनिरुद्ध इस वक्त जिस इंसान को गुस्से से घूर रहा था उनका नाम रघुवीर राय है। रॉय ऑफ ग्रुप के चेयरपर्सन और अनिरुद्ध के दादाजी हैं। दरअसल अनिरुद्ध इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह इस शादी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने दादाजी की जबरदस्ती के कारण वह इस शादी को कर रहा है। रघुवीर रॉय ने एक ऐसी बिल बना दी थी जिसमें अगर अनिरुद्ध ने शादी नहीं की और अगले 2 साल में उसका कोई बच्चा नहीं हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और पूरा बिजनेस जो उसने इतनी मेहनत से बनाई थी वह सब ट्रस्ट में चली जाएगी। रॉय ऑफ ग्रुप के चेयरपर्सन होने के कारण अनिरुद्ध उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वह गुस्से में आकर अपने दादाजी को शादी के लिए हाँ कर देता है। पर वह जरा भी कोशिश नहीं करता ये जानने की उसके दादाजी ने किससे उसकी शादी करवा रहे हैं और ना ही उस लड़की को देखने की जरूरत समझता है। अनिरुद्ध अपने दादाजी को घूर ही रहा था कि तभी एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की ने इस वक्त शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच थी और उसकी चेहरे पर एक लंबा घूंघट था जिससे केवल उसके हाथ पैर ही दिखाई दे रहे थे, वह भी काफी हद तक ढके हुए थे, सिर्फ कुछ ही हिस्सा दिखाई दे रहा था। वह धीरे कदमों से आकर लड़के के बगल में बैठ जाती है। अनिरुद्ध जो अभी तक अपने सामने अपने दादाजी को घूर रहा था, अब उसकी जलती हुई निगाहें अब उस लड़की पर आकर ठहर जाती हैं। वह लड़की को घूर ही रहा होता है कि उसके कानों में पंडित जी के मंत्रों की आवाज सुनाई देती है और वह बस गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है। तभी कुछ देर में पंडित जी कहते हैं, जजमान फेरों का वक्त हो गया है, फेरों के लिए खड़े हो। अनिरुद्ध गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है, पर वह लड़की अभी भी बैठी हुई थी। अनिरुद्ध जब उस लड़की को ना उठते हुए देखता है तो अपने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ सोचे समझे झटके से उस लड़की के हाथों को पकड़कर खड़ा कर देता है और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ फेरे लेने लगता है। जब सब लोग ये देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है। अनिरुद्ध कैसे अपनी होने वाली पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा है, मैंने तो आज तक ऐसी शादी नहीं देखी। चारों तरफ बस इसी की धीमी धीमी आवाजें आने लगी। वही वह लड़की अभी भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, जैसे उसे कुछ फर्क पड़ ही ना रहा हो। वह तो किसी बेजान पुतले की तरह बस उसके पीछे पीछे फेरे लिए जा रही थी। कुछ ही देर में फेरे पूरे हो जाते हैं और पंडित जी अब कहते हैं, वधू की मांग में सिंदूर भरिए। जब सिंदूर की बारी आती है तो कोई आकर लड़की के चेहरे से घूंघट उठाने की कोशिश करता है कि तभी सामने बैठे दादाजी की आवाज आती है, घूंघट मत खोलिए, ऐसे ही उसे सिंदूर लगाने दीजिए। इतना कहते ही वह औरत जो लड़की का घूंघट उठाने आई थी अपने हाथों को रोक लेती है।
जब अनिरुद्ध उसे घूंघट में सिंदूर लगाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है तो उसके हाथ लड़की के गालों को टच करते उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके चेहरे पर कुछ तो लगा है, जैसे उसका फेस किसी चीज से कवर हो, पर वह गुस्से में ज्यादा ध्यान ना देते हुए सिंदूर को जल्दी से लगाकर अपने हाथों को खींच लेता है। फिर पंडित जी उससे मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। अनिरुद्ध अब बिना मन की शादी हो रहे रस्म से काफी इरिटेट हो चुका था। वह गुस्से से अपने शब्दों को चबाते हुए पंडित जी से कहता है, पंडित जी अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो अब जो भी रस्म बची है उन्हें एक बार में खत्म कीजिए, नहीं तो यह आपके लिए सही नहीं होगा। अनिरुद्ध ऐसा काफी धीमी शब्दों में कहा था जिसे केवल पंडित जी और बगल में बैठी लड़की ही सुन पा रही थी। जैसे ही पंडित जी अनिरुद्ध की गुस्से भरी आवाज सुनते हैं तो वह बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वह पहले से ही अनिरुद्ध की लाल आंखों को देखकर डरे हुए थे। पंडित जी डरते हुए शब्दों में कहते हैं, बस यह आखिरी रस्म है, इसके बाद शादी संपन्न हो जाएगी। इतना कहते ही वह मंगलसूत्र को आगे बढ़ा देते हैं। अनिरुद्ध उनके हाथों से मंगलसूत्र लगभग खींचते हुए ले लेता है और मंगलसूत्र को गुस्से में उस लड़की के ऊपर यूं ही लापरवाही से फेंक देता है, जिससे वह मंगलसूत्र उस लड़की के गले में आकर फंस जाता है। इसी के साथ पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई। इतना कहते ही वह अनिरुद्ध शादी के गठबंधन को वही उतार कर फेंक देता है और तुरंत वहां से तेज कदमों के साथ चला जाता है। वह एक मिनट भी उस जगह पर नहीं रुकता है। अनिरुद्ध के इस व्यवहार से चारों तरफ लोग हैरान थे, साथ ही वह धीरे धीरे बातें भी शुरू हो चुकी थी। ये कैसी शादी हो रही है जिसमें लड़के ने शादी के कुछ ही समय में गठबंधन को छोड़कर मंडप से चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह इस शादी से बिल्कुल भी खुशी ना हो। और हमने तो ये भी सुना है कि लड़की को आज तक किसी ने देखा ही नहीं, वह तो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती है। कहीं यह पागल तो नहीं या फिर कोई चुड़ैल या डायन हो, क्योंकि इतने सालों तक भाला कौन ही कमरे में कैद रखता है। भगवान ही जाने कि यह कैसी लड़की है। धीरे धीरे इन शब्द की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है और यह शब्द उस लड़की के कानों में भी पहुंचने लगते हैं। वह लड़की सभी के शब्दों को सुनती तो है, पर वह कोई रिएक्शन नहीं देती है और खुद भी मंडप से उठकर खड़ी हो जाती है। जब सब लोग दुल्हन को खड़े देखते हैं तो वह अचानक से चुप हो जाते हैं। तभी मिस्टर रघुवीर राय खड़े होते हैं और सभी से हाथ जोड़कर कहते हैं, शादी संपन्न हो चुकी है और मुझे अच्छा लगा कि आप सभी अपना कीमती वक्त लगाकर मेरे पोते की शादी में शामिल हुए। आप सभी लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इतना कहते ही सभी लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो जाता है। जहां अभी तक लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, उनके खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दे रही थी, वह पूरी तरीके से शांत हो चुका था। चैप्टर 3 एक श्राप। CH3 एक श्राप। इतना कहते ही सभी लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो जाता है। जहां अभी तक लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, उनके खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दे रही थी, वह पूरी तरीके से शांत हो चुका था। फिर मिस्टर रघुवीर राय एक लड़की की तरह देखते हैं जो वहीं पर खड़ी थी। फिर उससे कहते हैं, अंजलि, अमृता को अंदर ले जाओ और उसे अनिरुद्ध के कमरे में आराम करने के लिए छोड़ दो। अंजलि जब अपने दादाजी की बात सुनती है तो वह हाँ में सर हिला देती है और फिर कहती है, ठीक है दादाजी, मैं भाभी को अभी छोड़कर आती हूँ। और फिर अमृता अंजलि के साथ ऊपर अनिरुद्ध के कमरे में चली जाती है। ये दुल्हन जो बनी हुई है वह हमारी मेन लीड अमृता थी, और जिस लड़की के साथ वह अभी गई है वह अनिरुद्ध की छोटी बहन अंजलि है, जिसकी उम्र लगभग 20 के करीब होगी और वह अभी कॉलेज स्टूडेंट है। गोरा रंग देखने में बहुत ही मासूम और वह दिल से भी बहुत ही मासूम है। देखने में भी भला की खूबसूरत है अंजलि। वही मिस्टर रघुवीर राय अपने सामने खड़ी एक औरत की तरह देखकर कहते हैं, मुझे पता है माधुरी कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो और ना ही अनिरुद्ध खुश है, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि मैंने ये क्यों किया है। ये सब अनिरुद्ध की भलाई के लिए ही है। सिर्फ वही लड़की है जो अनिरुद्ध को बचा सकती है, नहीं तो हम कभी भी उसके साथ यह जबरदस्ती नहीं करते। मैं किसी भी हाल में अपने इकलौते पोते को मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने पहले ही अपने बेटे को इन आंखों से मरते हुए देखा है। मुझे पता है अनिरुद्ध इन सब बातों को नहीं मानता, लेकिन मैंने अपने बेटे को मरते हुए देखा है, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी इन बातों पर विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैंने उस लड़की से अनिरुद्ध की शादी करा दी और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध भी समझ जाएगा और उसे समझना ही होगा। इतना कहने के बाद मिस्टर रघुवीर राय अपने कमरे की तरह आगे बढ़ जाते हैं। वहीं माधुरी खड़ी खड़ी कभी दादाजी को जाते हुए देख रही थी तो कभी दरवाजे की तरफ, जिस तरफ से कुछ देर पहले अनिरुद्ध बाहर गया था, पर भी ऊपर की तरफ देखकर कहती है, ना जाने भगवान ने क्या लिखा है। मेरे बेटे की तकदीर में पहले छोटी उम्र में उसके सर से बाप का साया चला गया और अब ये बिना मर्जी की शादी। पता नहीं कैसे निभाएगा वह इस शादी को। और वह लड़की भी कितनी अजीब है,
उसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा, भला मैं उस पर कैसे भरोसा हो सकता हूँ कि मेरे बेटे का ख्याल रखेगी और मेरे अनिरुद्ध के जीवन को बचा सकती है और उसके साथ जिंदगी भर साथ रहेगी। यह सोचते सोचते माधुरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये माधुरी रॉय है, अनिरुद्ध की माँ। जब 15 साल का था तब पता नहीं कैसे एक रहस्यमय तरीके से उसके पिता की मौत हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे। बस उन्हें अनिरुद्ध के पिता की लाश एक कुएं में मिलती है, जो कि बिल्कुल ही गली हुई हालत में मिली थी। कहते हैं रॉय फैमिली पर कई वर्षों से किसी श्राप का साया है, जिससे कि जब भी कोई रॉय फैमिली में कोई लड़का 25 साल का होता है, उसके ऊपर मौत का खतरा मर आने लगता है। और अनिरुद्ध भी अब 25 साल का हो चुका है, इसलिए उसके दादाजी बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने पूर्वजों से चले आ रहे बुद्ध सन्यासी की सलाह लेकर अनिरुद्ध की शादी त्रिशा से करवा दी, क्योंकि उन्हीं दोनों की कुंडली ऐसी थी जिससे उस श्राप से पीछा छुड़ाया जा सकता था। और त्रिशा की कुंडली के हिसाब से वह लड़की थी जो उस श्राप को खत्म कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध शादी के हाल से निकलकर सीधे अपने प्राइवेट विला की तरफ चल देता है। अभी वह गाड़ी में ही था कि तभी उसके फोन की रिंग सुनाई देती है। वह जब फोन कॉल की तरफ देखता है तो उसमें अर्पिता नाम शो हो रहा था। अनिरुद्ध जैसे ही उस नाम को देखता है तो वह थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर फोन कॉल को उठा लेता है। उधर से एक बेहद मासूम और कोमल आवाज आती है, अनिरुद्ध तुम कहाँ हो? क्या तुमने उस लड़की से शादी कर ली? अब क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? क्या अब हम कभी साथ में नहीं रह पाएंगे? इतना कहते कहते वह लड़की धीरे धीरे रोने लगती है। जब अनिरुद्ध उस लड़की के रोने की आवाज सुनता है तो अपनी कार को साइड में रोककर कहता है, अर्पिता चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, मैंने यह शादी अपने दादाजी के कहने पर की है और मैं बहुत जल्द उस लड़की को छोड़ दूंगा और फिर हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो सबसे पहले तुम रोना बंद करो और तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जैसे ही वह लड़की अनिरुद्ध के शब्दों को सुनती है तो कहती है, पर अब तुम उस लड़की से शादी कर चुके हो, कहीं तुम उस लड़की को कभी नहीं छोड़ पाए तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी अनिरुद्ध। अभी जो रो रही है वो लड़की अर्पिता है, अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड। दोनों लगभग 10 साल से एक साथ हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनिरुद्ध अर्पिता से ही शादी करना चाहता था, लेकिन अपने दादाजी के कारण वह इतना मजबूर हो गया कि उसे एक अनजान लड़की से शादी करनी पड़ी। इसीलिए वह इस शादी से इतना गुस्सा था कि उस लड़की के बारे जिससे उसकी शादी हो रही ना कुछ जानना जरूरी समझा और ना ही उसे एक बार देखना। जैसे जैसे उसके दादाजी कहते गए वह वैसे वैसे करता गया। कौन सा श्राप रॉय फैमिली को मिला है और किसने दिया है ये श्राप? कैसे इस श्राप को अमृता खत्म कर सकती है? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। H4 अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड अभी जो रो रही है वह लड़की अर्पिता है, अनिरुद्ध की गर्लफ्रेंड। दोनों लगभग 10 साल से एक साथ हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अनिरुद्ध अर्पिता से ही शादी करना चाहता था, लेकिन अपने दादाजी के कारण हुआ इतना मजबूर हो गया कि उसे एक अनजान लड़की से शादी करनी पड़ी। इसीलिए शादी से इतना गुस्सा था कि उस लड़की के बारे में जिससे उसकी शादी हो रही थी ना कुछ जानना जरूरी समझा और ना ही उसे एक बार देखना। जैसे जैसे उसके दादाजी कहते गए वह वैसे वैसे करता गया। बैक टू द स्टोरी। अनिरुद्ध अर्पिता को समझाते हुए कहता है, ठीक है, तुम जल्दी बताओ इस वक्त कहाँ हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उधर दे अर्पिता अपना एड्रेस देते हुए कहती है, मैं अभी नाइट क्लब में हूँ। जब अनिरुद्ध सुनता है कि वह नाइट क्लब में है तो वह थोड़ी गुस्से भरी आवाज कहता है, तुम अभी क्लब में क्या कर रही हो? उधर से अर्पिता कहती है, आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इसलिए मैं क्लब में आई थी, पर मुझे यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अनिरुद्ध मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज अनिरुद्ध। इधर से अनिरुद्ध कहता है, ठीक है, तुम अभी जहाँ हो वहीं रहो और अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ है। और अनिरुद्ध अपनी गाड़ी को उस एड्रेस की ओर बढ़ा देता है। करीब आधे घंटे बाद अनिरुद्ध नाइट क्लब के बाहर खड़ा था। वह जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जाता है तो उसे अंदर से एक तेज शराब की स्मेल आई। वह अपनी नाक में उंगली रखते हुए जब वह चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ता है तो उसे सामने ही अर्पिता दिखाई देती है, जो कि इस वक्त काफी नशे में लग रही थी। अनिरुद्ध तेज कदमों से उसके पास पहुंचता है और तुरंत उसे के हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछता है, यह क्या हालत बना लिया है तुमने अर्पिता? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा, तू अपने आप को ऐसे तकलीफ पहुंचाना बंद करो अर्पिता। अर्पिता अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में कहती है, अनिरुद्ध मुझे बहुत डर लग रहा है,
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज चलो ना, हम कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ हम दोनों को कोई भी ना पहचान पाए और ना ढूंढ पाए। इतना कहते कहते वह अनिरुद्ध की बाहों में झूल जाती है। वही अनिरुद्ध समझ जाता है कि अर्पिता इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए अनिरुद्ध उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठाता है और फिर बाहर की ओर निकल जाता है और तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे पैसेंजर सीट में बैठता है। तब तक अर्पिता लगभग सो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह बीच बीच में बढ़ा रही थी, अनिरुद्ध मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। जब अनिरुद्ध उसके शब्दों को सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वह अर्पिता की ऐसी हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था और उससे कहीं ज्यादा उसे उस लड़की त्रिशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की वजह अनिरुद्ध उसे ही मान रहा था। अगर वह बीच में नहीं आई होती तो आज वह और अर्पिता साथ में होते और हंसी खुशी एक दूसरे से शादी कर लेते, लेकिन बीच में वह आ गई और दादाजी की जबरदस्ती के कारण उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ी। वह जितनी ज्यादा अर्पिता की हालत को देखता उसे उतना ही ज्यादा त्रिशा के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वह गुस्से से अपने हाथों को हंसते हुए कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध पैसेंजर सीट का दरवाजा बंद करता है और ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में अनिरुद्ध अर्पिता के घर के सामने खड़ा होता है। वह अर्पिता को गाड़ी से निकालकर अपनी बाहों में भर लेता है और उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। अंदर जाते ही उसे सबसे पहले अर्पिता की माँ दिखाई देती है, जो कि हाल में ही बैठी हुई थी और बार बार किसी को कॉल कर रही थी, शायद अपनी बेटी को ही कॉल कर रही थी। जब अर्पिता की माँ अर्पिता को अनिरुद्ध की बाहों में देखती है तो वह दौड़ते हुए उसके पास आ जाती है और फिर कहती है, अनिरुद्ध अर्पिता को क्या हुआ है, वह तुम्हारे बाहों में क्या कर रही है। अनिरुद्ध उन्हें जवाब देते हुए कहता है, आंटी आप चिंता मत करिए, अर्पिता बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उसने शायद शराब पी ली है, इसके कारण बेहोश हो चुकी है, मैं इसे कमरे में सुला देता हूँ। इसके बाद अनिरुद्ध अर्पिता को उसके कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर पर लिटा देता है। पीछे पीछे उसकी माँ भी आ जाती है और अनिरुद्ध को देखते हुए कहती है, अनिरुद्ध देखो एक ही दिन में मेरी बेटी की हालत क्या से क्या हो गई है। मेरी फूल सी बच्ची जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज वह ऐसी हालत में चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है। आखिर उसे किस बात की सजा मिल रही है, तुमसे प्यार करने की ना। अगर वह तुमसे प्यार ही नहीं करती तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। मैंने इस पागल लड़की को कितनी बार समझाया था कि तुमसे दूर रहे, तुम्हें प्यार करने की गलती ना करे, लेकिन फिर भी इसने मेरी एक भी नहीं सुनी और आज ऐसी हालत में पड़ी हुई है। वह इतना कहकर रोने लगती है। बदले में अनिरुद्ध जवाब में कुछ नहीं कह पाता है, वही सिर झुकाए खड़ा रहता है। फिर रोते हुए अर्पिता की माँ कहती है, अनिरुद्ध तुम तो उससे बचपन से प्यार करते हो ना, तो अगर उसका भला चाहते हो तो बेटा अब हो सके तो अर्पिता को अकेला छोड़ दो, उसे चैन से जीने दो और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और उसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना और ना ही उसे फोन कॉल करने की कोशिश करना। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब उन्होंने काफी गुस्से में कहा था। अनिरुद्ध उन्हें देखता है और फिर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैंने सच में आपका और अर्पिता का बहुत दिल दुखाया है, पर यकीन मानिए मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है और अगर आगे अर्पिता चाहेगी कि मैं उससे दूर हो जाऊं, उससे बिल्कुल भी बात ना करूं, तो मैं उससे जरूर दूर हो जाऊंगा। लेकिन अगर अर्पिता ऐसा नहीं चाहती है तो फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता और मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि अर्पिता ना चाहे। आप चाहें तो मुझ पर यकीन कर सकती हैं। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध अर्पिता के घर से बाहर आ जाता है। चैप्टर 5 अंधविश्वास। अनिरुद्ध जब अर्पिता के घर से बाहर निकलता है तो उसके पॉकेट में पड़ा फोन बजने लगता है। जैसे ही वह फोन कॉल को देखता है तो कॉलर आईडी पर दादाजी का नाम शो हो रहा था, जिसे वह गुस्से में पहले तो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और तेज कदमों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन अनिरुद्ध के इग्नोर करने के बाद भी दादाजी ने उसे कई बार कॉल किया, जिससे वह और देर तक इग्नोर नहीं कर पाया और फिर गुस्से में ही फोन कॉल को उठा लेता है और फिर उसी गुस्से में ही कहता है, दादाजी इस वक्त मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। उधर से दादाजी की रौबदार आवाज आती है, बरखुरदार अगर तुम्हें अकेला रहना है आप शौक से रह सकते हो, लेकिन आज नहीं भूलिए मत कि आज आपकी शादी हुई है और घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। आपके ये संस्कार नहीं है कि आप अपनी होने वाली पत्नी को अकेला छोड़कर चले जाएं, तो जितना जल्दी हो सके आप हमें घर में मिलिए। इधर से अनिरुद्ध कहता है, दादाजी हमें अपने संस्कार अच्छे से पता है, लेकिन एक जबरदस्ती की शादी में भला कैसे संस्कार और कैसे रीति रिवाज, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, तो मुझे इन्हें और निभाने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैंने आपके कहने पर शादी कर लिया ना, अब और आप क्या चाहते हैं? दादाजी थोड़ा गुस्से से कहते हैं। अनिरुद्ध भूलिए मत, आपने केवल शादी का वादा नहीं किया था, अभी आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है।
आपने कहा था कि आप शादी के 2 साल में ही हमें हमारा परपोता या परपोती दे देंगे, तो अब बारी है आपके दूसरे वादे की, उसे भी जल्द से जल्द पूरा कीजिए और हम दोबारा आपको फोन कॉल नहीं करेंगे। आशा है कि आप आधे घंटे में यहाँ विला में होंगे। इसके बाद दादाजी तुरंत फोन कॉल को काट कर देते हैं। वही अनिरुद्ध जब दादाजी के शब्दों को सुनता है तो उसे अचानक याद आता है कि आखिरकार दादाजी ने पूरी शर्त क्या रखी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्हें 2 साल में एक बच्चा भी चाहिए, और जैसे ही उन्हें उससे पूरी शर्त याद आ जाती है वह गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह गुस्से से तमतमाते हुए कहता है, बच्चा वह भी उस लड़की के साथ, ऐसा कभी नहीं होगा और जरूर उस लड़की ने ही दादाजी के कान भरे होंगे। इस लड़की को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। उस लड़की की अब इतनी हिम्मत कि वह सुहागरात भी मनाना चाहती है। चलो आज मैं दिखा देता हूँ कि अनिरुद्ध रॉय है क्या चीज। इस लड़की ने तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने सजा लिए हैं, इसे अभी मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है। इतना कहते हुए अनिरुद्ध गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल जाता है। आधे घंटे बाद जब अनिरुद्ध अपनी हवेली पर वापस आ जाता है और आते ही उसे सबसे पहले सामने दादाजी दिखाई देते हैं, जो कि हॉल में अपने छड़ी के सहारे इधर उधर टहल रहे थे। देखने से लग रहा था जैसे कि वह अनिरुद्ध का ही इंतजार कर रहे हैं। अनिरुद्ध तेज कदमों के साथ चलकर दादाजी के सामने खड़ा हो जाता है। जब दादाजी अनिरुद्ध को अपने सामने देखते हैं तो कहते हैं, अनिरुद्ध ये क्या बदतमीजी है, आप अपनी दुल्हन को मंडप पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अब आपकी जिससे शादी हो चुकी है, आपकी पत्नी है वो, आपने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं, आपने उन्हें 7 वचन दिया है कि आप उनका हमेशा साथ देंगे। आप रॉय फैमिली के बेटे हैं, आपको तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है, खासकर कि उसके साथ जिसके साथ आपको जिंदगी भर साथ रहना हो। तो अपना ये रवैया अब आपको बदलना होगा और अमृता के साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा। जब अनिरुद्ध उनकी शब्दों को सुनता है तो वह भी गुस्से में आकर कहता है, दादाजी कॉन्ट्रैक्ट केवल शादी की और बच्चे की हुई थी, ना कि अच्छे से व्यवहार करने या फिर जिंदगी भर साथ रहने की। तो आप मुझे मत बताइए कि मैं उसके साथ कैसे रहूंगा और कैसे नहीं। और ठीक कहा आपने, वह मेरी पत्नी है, तो आपको भी पता ही होगा कि अब आपको पति पत्नी के मामलों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। दादाजी भी गुस्से में कहते हैं, अनिरुद्ध आप ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आपके कहने का क्या मतलब है कि अब जिंदगी भर साथ रहेंगे या नहीं। अनिरुद्ध अब आप चाहे या ना चाहे अब आपकी शादी हो चुकी है और आपको उन्हीं के साथ जिंदगी भर रहना होगा। मुझे पता है अनिरुद्ध आप अभी मुझसे बहुत गुस्सा हो कि मैंने आपकी शादी जबरदस्ती बिना आपकी मर्जी के एक ऐसी लड़की से करवा दी जिसे आप जानते तक नहीं, पर मैं भी मजबूर हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम्हारी जान को खतरा था और मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मुझे आपकी जिंदगी और आपकी खुशियों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं बिना किसी झिझक के आपकी जिंदगी को चुनूंगा, क्योंकि आपके पास खुश होने के कई मौके हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो। अनिरुद्ध उन्हें बीच में ही काटते हुए कहता है, दादाजी आपको पता है ना कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं और आप भी इन अंधविश्वास को मानना छोड़ दीजिए। पापा की मौत के बाद सब लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये सब आपके मन का वहम है। पापा के साथ जो भी हुआ है वह सब एक हादसा था और कुछ नहीं। दादाजी कुछ देर अनिरुद्ध को गौर से देखते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, मैं मानता हूं अनिरुद्ध कि आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं रखते हो। तुम आज की जनरेशन हो तो तुम्हें ये सब चीजें अविश्वास लगती हैं और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा, लेकिन पर मैं इन सब चीजों पर विश्वास रखता हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इकलौते पोते को खो दूंगा। वैसे भी मैंने अपने बेटे को पहले ही खो दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि उसकी एक आखिरी निशानी को भी खो दूं। इतना कहते कहते दादाजी का गला भर आता है और वह वहीं सामने लगे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। च6 पति की मौत, ch6 पति की मौत। पर मैं इन सब चीजों पर विश्वास रखता हूं और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने इकलौते पोते को खो दूंगा। वैसे भी मैंने अपने बेटे को पहले ही खो दिया है, अब मैं नहीं चाहता कि उसकी एक आखिरी निशानी को भी खो दूं। इतना कहते कहते दादाजी का गला भर आता है और वह वहीं सामने लगे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। जब अनिरुद्ध अपने दादाजी को इतना इमोशनल देखता है तो वह अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, दादाजी मुझे पता है कि आपको मेरी सबसे ज्यादा चिंता है, पर एक बार जो हुआ है जरूरी नहीं कि वह बार बार को हो सकता है। यह आपका केवल भ्रम हो और लोग इसी का फायदा उठा रहे हो। दादाजी आपको नहीं पता है, न जाने कितने ही लोग हमारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। वह बस एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और हमारी पीठ पर छुरा घोंपकर वह हमारा फायदा उठा ले। और आपको इतना यकीन कैसे है? क्या पता यह लड़की भी उन्हीं में से किसी एक के प्लान का हिस्सा हो। दादाजी एक छोटी सी स्माइल के साथ कहते हैं, अनिरुद्ध बेटा हमने भी दुनिया देखी है,
हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मानता हूँ कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन हमने भी आपके आने से पहले यही किया है, तो हमें भी लोगों की परख है और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि अमृता ऐसी लड़की नहीं है, वह आपके लिए परफेक्ट है। और देखिएगा, एक दिन आप खुद कहेंगे कि दादाजी, आपने सच में हमारे लिए एक सही लड़की चुनी है। अब अनिरुद्ध थोड़ा झुंझलाहट के साथ कहता है, लेकिन आपने जो भी किया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। भला किसी से शादी कर लेना मेरी जिंदगी का सलूशन कैसे हो सकता है? वह लड़की मेरी जिंदगी कैसे बचा सकती है? अब खुद ही सोचे दादाजी, जो लड़की मुझे जानती तक नहीं, वह भला मेरी जिंदगी क्यों ही बचाएगी? दादाजी अनिरुद्ध के गाल में हाथ रखते हुए कहते हैं, अनिरुद्ध, हमें पता है अभी हम कुछ भी कहेंगे तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन समय आने पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऐसा कैसे अमृता आपके लिए सही है और वह कैसे आपकी जान बचा सकती है। और अब रात बहुत हो चुकी है, हम आराम करना चाहते हैं, आप भी अब अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। इतना कहकर दादाजी उठकर अपने छड़ी के सहारे अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इस शोर शराबे के बीच में ही अनिरुद्ध की माँ भी उठकर आ चुकी थी और वो पीछे खड़ी होकर चुपचाप अनिरुद्ध और दादाजी के बीच में हो रही बातों को ध्यान से सुन रही थी। दादाजी के जाने के बाद वह अनिरुद्ध की तरफ देखती है, जिसकी मुठिया अब गुस्से में बंध चुकी थी, और वह घूरकर ऊपर अपने कमरे को देख रहा था। जैसे ही अनिरुद्ध अपने कमरे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने वाला था कि तभी उसकी नजर कोने पर खड़ी उसकी मां पर जाती है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है और उन्हें कुछ देर ध्यान से देखता है, पर कहता एक शब्द भी नहीं। वह थोड़ा सा अपनी मां से भी नाराज था, क्योंकि उसकी मां भी सब कुछ जानती थी, पर उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की दादाजी को रोकने की। दादाजी जो भी कहा मां वैसा करती गई, इसलिए वह अपनी मां से भी गुस्सा था। अनिरुद्ध अपनी मां को ऐसे ही थोड़ी देर देखता है और फिर मुड़कर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। पीछे खड़ी अनिरुद्ध की मां अनिरुद्ध की आंखों में उसकी उदासी और गुस्से को साफ देख सकती थी, पर वह भी मजबूर थी। हालांकि वह भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उनके पति की मौत के बाद उन्हें भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगने लगा था अनिरुद्ध के लिए। इसलिए वह ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध की खुशियों के बजाय उसकी जिंदगी को चुनना ज्यादा बेहतर समझती हैं, और इस शादी के लिए वह दादाजी को नहीं रोकती हैं। वही अनिरुद्ध जब कमरे के पास पहुंचता है, पहले तो वह घूरकर उस दरवाजे को देखता है, फिर एक झटके के साथ कमरे को खोल देता है। वह जब कमरे के अंदर जाता है तो पूरे कमरे में उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। जब वह कमरे की लाइट को ऑन करता है तो उसे बेड पर एक लड़की सोती हुई दिखाई देती है, जिसने अभी भी दुल्हन का लिबास पहना हुआ है और वह अपने चेहरे पर घूंघट किए हुए ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। अनिरुद्ध जब उस लड़की को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखता है, तू अपने दांतों को भी भेजते हुए कहता है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यह मेरे बेड पर सोएगी, बिना मेरी मर्जी की मेरे बेड पर सो गई। अनिरुद्ध गुस्से में अमृता के पास जाता है और उसकी कलाई को पकड़कर पहले उसे उठा देता है और फिर एक झटके से खींचकर बिस्तर से नीचे खड़ा कर देता है। उसके इस तरह से खींचने पर अमृता संभल नहीं पाए और अचानक से अनिरुद्ध की बाहों में गिर जाती है। जब अनिरुद्ध अमृता को अपनी बाहों में पाता है तो वह गुस्से से अपने दांतों को दबा लेता है और एकदम से ही उसे अपने से दूर कर देता है, जिससे अमृता संभाल नहीं पाती और एक बार फिर वह बिस्तर में जाकर गिर जाती है। अमृता अभी भी नींद में ही थी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, और ना ही वह अभी तक अनिरुद्ध को देख पाई थी। घूंघट के कारण वह केवल यह महसूस कर पा रही थी कि कोई मजबूत इंसान उसके सामने खड़ा है, जो अपनी मजबूत हाथों से उसे इधर से उधर धकेले जा रहा था। अनिरुद्ध लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेड को भी हाथ लगाने की? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की मेरी चीजों को हाथ लगाए और उसे अपने गंदे हाथों से गंदा करे। मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, आज के बाद कभी भी मेरे बेड को हाथ भी लगाने की हिम्मत मत करना और ना ही मेरे कमरे की किसी भी सामान को छूने की हिम्मत करना। तुम्हारा इस कमरे में कोई भी हक नहीं है। क्या करने वाला है अनिरुद्ध अमृता के साथ, और कैसे सामना करेगी अमृता अनिरुद्ध का? क्या आज अनिरुद्ध देख लेगा अमृता के चेहरे पर मास्क? क्या कैसे जवाब देगी अमृता अनिरुद्ध के सवालों का? 7 मास्क से ढका चेहरा, जिससे मैं चाहकर भी अपने कमरे से निकाल भी नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा कि तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही तुम खुद को मेरी पत्नी समझने की तो तुम भूल बिल्कुल भी मत करना। अनिरुद्ध गुस्से से अपने हाथों को अपने बालों पर फिरते हुए दिशा की तरफ देखकर एक बार फिर बोल पड़ता है, तुमने मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही की है ना? तो तुम मुझे अभी बता दो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तुम जितना बोलोगी मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए यहां से जाना होगा। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें?
ये कहते हुए अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देने लगा था। अमृता ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, वह चुपचाप अनिरुद्ध की बातों को सुन ही ना रही हो। अमृता वहां किसी मूर्ति की तरह खड़ी हुई, उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अनिरुद्ध कोई फर्क पड़ ही ना रहा हो और ना ही उसे उसकी बातों से कोई फर्क पड़ रहा हो। जब अनिरुद्ध की बात खत्म हो जाती है तो अमृता अपने आप को फाइनली मूव करती है और मुड़कर बिस्तर से एक पिलो उठाती है और फिर वही सामने लगे एक काउच की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देती है। अनिरुद्ध अपने शब्दों को इतनी बुरी तरीके से इग्नोर होते हुए देखता है तो उसका पूरा चेहरा गुस्से के कारण काला पड़ जाता है। जैसे ही अमृता काउच के पास पहुंचने ही वाली होती है कि अनिरुद्ध तेज कदमों के साथ उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह उसके चुनर को पकड़ लेता है और एक झटके से उसे खींच देता है, जिससे अमृता का चेहरा उसके सामने आ जाता है। जब अनिरुद्ध अमृता का चेहरा देखता है तो वह बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। वह अपनी हैरानी भरी नजरों से एकटक अमृता को देख रहा था, जहां अभी तक उसकी आंखों में अमृता के लिए बेशुमार गुस्सा दिखाई दे रहा था। अब उसकी जगह पर उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि अमृता का पूरा चेहरा इस वक्त मास्क से ढका हुआ था। दिखाई दे रही थी तो केवल उसके पतले नाजुक से होठ, जो किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह दिख रहे थे, और उसकी दो नीली आंखें जो खुले आसमान की तरह गहरी और अनंत दिखाई दे रही थी। अनिरुद्ध अमृता की उन दो नीली आंखों को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उन दो आंखों को देखते हुए अनिरुद्ध को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी वह दो आंखें उसे अपनी तरफ सम्मोहित कर रही हो। वो दो आंखें उसे अमृता की तरफ खींच रही हूं। अनिरुद्ध अब अपने आप को पूरी तरीके से भूल चुका था, उसे केवल और केवल अमृता वह दो आंखें ही दिखाई दे रही थी। वही अमृता जब अनिरुद्ध को देखती है तो उसे अपने शरीर में अजीब से करंट के जैसे झटके महसूस होने लगते हैं और कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। अमृता को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी गहरे काले अंधेरे बड़े से होल से कहीं दूर चली जा रही है और कुछ ही देर में वह किसी गहरे अदृश्य जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अमृता उस जगह में बस चलती ही जा रही थी आगे की तरह है कि तभी उससे सामने कुछ चमकती हुई सी चीज दिखाई देती है। जब उस चमकती हुई चीज के सामने पहुंचती है तो देखती है कि यह एक ताबूत है जिसमें से सफेद लाइट निकल रही थी। वह सफेद लाइट चारों तरफ अंधेरे में किसी एनर्जी की तरह अमृता को महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह लाइट बहुत ही पवित्र है, जो अमृता के मन को उस गहरे अंधेरे में भी शांत रखने में मदद कर रही थी। अमृता जब और नजदीक जाकर उस ताबूत के अंदर देखती है तो उसे एक शख्स लेटा हुआ दिखाई देता है, जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें बंद थी और यह रोशनी उसके शरीर से नहीं निकल रही थी, जो चारों तरफ प्रकाश फैला रही थी। जब अमृता उस इंसान के चेहरे देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस ताबूत में लेटा हुआ इंसान अनिरुद्ध था और ये लाइट उसके शरीर से ही आ रही थी। पर यह कैसे हो सकता था? वह तो अनिरुद्ध को ठीक से जानती ही नहीं थी, बल्कि आज उसने अभी अनिरुद्ध का चेहरा पहली बार देखा था। हालांकि अनिरुद्ध और अमृता की शादी हुई थी। क्या सच में अनिरुद्ध प्रसाद की आंखों से सम्मोहित हो चुका था? और अमृता को अनिरुद्ध को देखने पर क्यों कर जैसा महसूस हो रहा था? और किस किस दूसरे जगह पर पहुंच चुकी थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना भूल ही गई थी कि त्रिशा के मास्क लगाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, जो कि आपको कहानी के आगे पता चलेगा। और वही रीजन अनिरुद्ध और त्रिशा को एक दूसरे के करीब भी लाएगा, लेकिन उस रीजन के वजह से त्रिशा के बहुत सारे दुश्मन भी तैयार होंगे, जो कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से होंगे। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि कैसे त्रिशा उन सब लोगों का सामना करेगी। प्लीज दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। चैट अमृता की बाहों में बेहोश अनिरुद्ध। जब अमृता उस इंसान के चेहरे देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस ताबूत में लेटा हुआ इंसान अनिरुद्ध था और ये लाइट उसके शरीर से ही आ रही थी। पर यह कैसे हो सकता था? वह तो अनिरुद्ध को ठीक से जानती ही नहीं थी, बल्कि आज उसने अभी अनिरुद्ध का चेहरा पहली बार देखा था। हालांकि अनिरुद्ध और अमृता की शादी हुई थी, लेकिन शादी के पहले भी नहीं अमृता ने अनिरुद्ध से मिलने की कोशिश की थी, ना ही उससे बात करने की। यहाँ तक कि उसने तो अनिरुद्ध की कोई फोटो भी नहीं देखी थी। बस अनिरुद्ध के दादाजी के कहने पर उसने अनिरुद्ध से शादी कर ली थी। अमृता और कुछ भी सोच पाती उससे पहले ही एक बार फिर उसका ध्यान अनिरुद्ध की तरफ से आ रहे उस तेज रोशनी ने खींच लिया था। अनिरुद्ध का चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन अमृता को अभी भी महसूस हो रहा था जैसे कि अनिरुद्ध उसे अपने पास बुला रहा है, उससे कह रहा है कि वह इस ताबूत को खोल दे। और अमृता भी मदहोशी में ताबूत को खोलने चली के लिए आगे बढ़ जाती है, पर वह जैसे ही उस ताबूत को हाथ लगाती है उसे अपने हाथों में तेज दर्द महसूस होता है और इसी के साथ वह वापस वर्तमान में आ जाती है।
जब वापस अपनी आंखें खोलती है तो वह पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी थी और उसका शरीर किसी पत्ते की तरह कांप पर आया था। वह गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसकी वह दो नीली आंखें अब किसी नीले तारे की तरह चमक रही थी। जब वह अपनी नजरों को ऊपर उठाती है तो उसे सामने अनिरुद्ध दिखाई देता है, जो कि उसके बहुत ही पास आ चुका था और वह उसके एकदम नजदीक खड़ा हुआ था। पर इस बार अनिरुद्ध पहले से काफी अलग लग रहा था। उसके चेहरे पर पहले के जैसे ना ही गुस्सा था और ना ही हैरानी भरे एक्सप्रेशन, बल्कि उसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का होश ही ना हो, वह बस एक तक अमृता को देखे जा रहा था। वही अनिरुद्ध, उसे तो होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहा है। उसे तो केवल अमृता की वह चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। वह धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और अमृता के कंधों को पकड़ लेता है। जैसे ही अमृता अपने कंधे पर अनिरुद्ध के हाथों को महसूस करती है तो वह जल्दी से उसके हाथों को झटक देती है। उसके झटकने के साथ ही अनिरुद्ध अमृता की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। अमृता जब अनिरुद्ध को अपनी बाहों में गिरता हुआ देखती है तो वह हड़बड़ा जाती है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार था कि उसे किसी ने इस तरह से छुआ था, वह भी किसी आदमी ने। अमृता को अंदर से घबराहट होने लगी थी। वह जल्दी जोर से अनिरुद्ध को धक्का दे देती है, जिससे अनिरुद्ध नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही जैसा दो कदम पीछे हो जाती है और फिर अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद वह अनिरुद्ध की तरफ फिर से देखती है, जो बेसुध सा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी तरफ देखकर अमृता गहरी सांस लेती है। अमृता मुड़कर कोने में रखे अपने सामान की तरफ जाती है। वहां से वह ग्लव्स निकालती है और उन्हें अपने हाथों में पहन लेती है। इसके बाद वह अनिरुद्ध के पास आकर उसके कंधे को पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाकर बेड पर लिटा देती है। हालांकि अमृता थी बहुत दुबली पतली और नाजुक सी लड़की, बिल्कुल किसी ताज़ा खिले हुए गुलाब की तरह दिखती थी। उसे देखकर हमेशा लगता था जैसे कि अगर उसे कोई थोड़ा सा भी छू दे तो उसमें निशान पड़ जाए। पर इस वक्त जैसे वह अनिरुद्ध को खींचकर बेड तक ले गई थी, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह काम किसी नाजुक लड़की ने किया था। खासतौर से अगर वह नाजुक लड़की अमृता हो तो एक नज़र में कोई भी आदमी इस पर विश्वास नहीं करेगा, पर फिलहाल अमृता ने ऐसा ही किया था। अनिरुद्ध जैसे हटे कट्टे नौजवान को उसने बस थोड़ी सी ही मशक्कत के साथ बेड पर लिटा दिया था। फिर वह वापस आकर उस काउच में बैठ जाती है और ध्यान से सोचने लगती है कि उसने अभी अभी कुछ देर पहले क्या देखा था। जैसे जैसे वह याद करती जा रही थी, उसकी नज़र खुद ब खुद पर अनिरुद्ध पर टिक जाती है और वह मन ही मन में सोचते हुए कहती है, आज फिर से मैंने कितने सालों बाद इस तरह के विजन को देखा है। पर इस बार का विजन इतना अलग क्यों था? मुझे इस बार बिजली के झटके क्यों महसूस हुए? क्या समय के साथ साथ मेरे विजन देखने की पावर भी बदल दी जा रही है? फिर थोड़ी देर रुककर पर मैंने विजन में अनिरुद्ध को उस ताबूत में लेटे हुए क्यों देखा? क्या अनिरुद्ध के ऊपर कोई खतरा आने वाला है? और वह पवित्र रोशनी अनिरुद्ध के शरीर से क्यों निकल रही थी? उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि अनिरुद्ध कोई बहुत ही पवित्र आत्मा हो, जो किसी वजह से उस ताबूत में फंस चुकी है। ये सब सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त अनिरुद्ध का कमरा जरा की नींद खुलती है तो पूरे कमरे में सूरज की रोशनी फैली हुई थी। अमृता जब अपनी आंखों को खोलती है तो उसे अपनी आंखों में तेज रोशनी महसूस होती है। अमृता अपनी आंखों को मिचते हुए धीरे से काउच से खड़ी होती है और फिर कमरे में बिना ध्यान दिए ही वह बाथरूम में चली जाती है। अमृता लगभग भूल ही चुकी थी कि इस वक्त वह अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं और है, इसलिए वह बाथरूम का दरवाजा ठीक से बंद करना भूल जाती है। क्योंकि वह अपने कमरे में अकेले ही रहती थी तो उसे कभी बाथरूम के दरवाजे को ठीक से लॉक करने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई और वह यूं ही बाथरूम के अंदर चली जाती है। अमृता ने अभी तक वही शादी का जोड़ा पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वह सबसे पहले बात लेने का डिसाइड करती है। अमृता अपने कपड़ों को निकालकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। जैसे ही अमृता को अपने शरीर पर पानी की बूंदें महसूस होती है, उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है और वह कुछ देर यूं ही खड़े रहना है का डिसाइड करती है ताकि उसकी सारी थकावट उस पानी से रिलीज हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कमरे में अमृता के जाने के बाद अनिरुद्ध की आंखें खुलती हैं। जब वह उठता है तो उसे अपनी सिर पर एक तेज दर्द महसूस होता है। वह अपने हाथ को अपने सिर पर रखते हुए उसे धीरे धीरे से दबाने लगता है और इसके साथ ही वह बेड से खड़ा हो जाता है। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे कल का कुछ भी याद नहीं है। वह अपने माथे को पकड़ते हुए मन ही मन में सोचता है कि उसका सर इतना भारी क्यों हो रहा है। क्या उसने कल फिर से ड्रिंक की है? पर फिर उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है? यही सब सोचते हुए वह अपने कदमों को बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है।
वह जब बाथरूम की डोर को खोलने की कोशिश करता है तो उसे थोड़ा सा डोर अटका हुआ सा महसूस होता है, इसलिए वह जोर से धक्का दे देता है और अपनी धीरे कदमों के साथ बाथरूम में अंदर एंटर करता है। जब वह अपनी आंखों को ऊपर करके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह पूरी तरीके से वही जम चुका था। और मैं छोड़ जाती हूँ आपको कुछ क्वेश्चन के साथ, आप गैस करके जवाब जरूर दीजिएगा। अमृता ने क्यों देखा अनिरुद्ध को ताबूत में लेटे हुए? क्या अनिरुद्ध मरने वाला है? क्या राज है उस पवित्र रोशनी का? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो कम सून।